फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, आज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की अंतिम क्लास। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट क्लास है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। फ्रेंड, ये लास्ट क्लास है आज की, जो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। 25 से 30 मिनट की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और फ्रेंड, अब आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट जो सिस्टम ले वो कौन सा लें। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करोगे यार तो फिर कैसे मजा आएगा यार। कमेंट तो करो ना। तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा नेक्स्ट सिस्टम ले, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है फ्रेंड। और तो पिछली क्लास में अगर आपने वीडियो देखा होगा फ्रेंड, क्लास देखी होगी, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड्स लंग्स कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स की। ठीक है, जो एयर हमारे लंग्स में जाती है, बाहर निकलती है, फोर्सफुली हम लेते हैं, फोर्सफुली हम बाहर एक्सपेल करते हैं, या स्टोर रहती है उसके अंदर, फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद भी उसमें बच जाती है लंग्स में, तो उनको क्या क्या बोला जाता है, वो सारी बातें हमने कल यहाँ पे डिटेल में बात की थी। ठीक है फ्रेंड। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड अंतिम क्लास, जो कि आज का टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, या यूं बोल सकते हो कि रेस्पिरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन अफेक्ट होता है, या हमें रेस्पिरेशन करने की एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे ब्रेन से कि हाँ भाई आप रेस्पिरेशन करो। किस प्रकार हमें तेज या फास्टली एक्सपिरेशन या रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन फास्ट करना पड़ता है, फास्ट ब्रीथिंग करनी पड़ती है। कई बार हमें नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ साथ फिर कई बार ऐसा इंपल्स आता है ब्रेन से कि भाई फास्ट करो, तो वो कब कब करनी पड़ती है। तो सारी यहाँ पे जो फैक्टर्स है उनकी वजह से होती है। और कौन कौन सा ऐसे सेंटर है, कौन सा सेंटर है जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और किस प्रकार वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तो सारी बातें इस क्लास में करेंगे। इससे पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करो। ठीक है फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज की हेडिंग हमारी रहेगी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, या यो बोल सकते हो आप सेंटर भी बोल सकते हो। कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर की वजह से ही हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। ठीक है ना फ्रेंड। तो किस प्रकार कंट्रोल होता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन आज का जो हमारा टॉपिक है। दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड में? ठीक है, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है रेस्पिरेशन को, वो हम यहां पे सारी बात करेंगे फ्रेंड, एक चीज देखो आप, चाहे बाहर इन्वायरमेंट में कितना भी पोल्यूशन हो, कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस घूम रहे हैं, बॉडी में बीमारी हो रही है, फिर भी हम सांस ले पा रहे हैं, फिर भी एक नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में ब्रीथिंग रेस्पिरेशन ले पा रहे हैं, जो कि एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है, यानी अपने आप हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वॉल्यूंटरी होता है, हम अपने हिसाब से सांस या रेस्पिरेशन कर पाते। जैसे मान लो हमें बोलना है, तो मैंने अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो सांस रोक रखी है, फिर लूंगा। जैसे मैं सिंगिंग कर रहा हूं या एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मैं फिर रेस्पिरेशन करूंगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इनवॉल्यूंटरी हो जाता है। और वैसे तो क्या है, सॉरी, वॉल्यूंटरी हो जाता है। वैसे तो क्या है, इनवॉल्यूंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में जब लेते हैं, जब हमारे कंट्रोल में लेते हैं, तो यहां पे एक चीज हो सकती है, जैसे हमने रेस्पिरेशन को रोका तो CO2 बढ़ सकती है। CO2 बढ़ेगी किसमें, ब्लड में, उसको बोलेंगे PCO2 का बढ़ना। तो ब्लड में जैसे CO2 बढ़ेगी, उसको बोलते हैं हाइपरकेपनिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड, हाइपरकेपनिया। ब्लड में या आर्टेरियल ब्लड में CO2 बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हाइपरकेपनिया। ठीक है, जब वो ब्लड गैस बढ़ जाती है तो वहां पे क्या बढ़ जाता है फ्रेंड, एसिड बढ़ जाता है।
एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाती है फ्रेंड, पीएच हमारे ब्लड की पीएच कम हो जाती है। और आपको पता है फ्रेंड, जब हम ब्लड की पीएच चेक करते हैं या उसमें CO2 की कंसंट्रेशन चेक करते हैं तो एक टेस्ट होता है फ्रेंड, एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस। उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में गैसें हैं उनकी कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है। वहां पे ब्लड की पीएच को चेक किया जाता है कि कितनी CO2 की मात्रा है। जब आप देखोगे, अगर आपने आईसीयू में काम किया हो तो वहां पे ज्यादा एबीजी टेस्ट होते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस। वहां पे जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है ना, जिसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, तो उसमें चेक किया जाता है कि भाई पेशेंट का ब्लड में कितनी पीएच है, पीएच कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, CO2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो वो सारी चीजें किसमें की जाती है फ्रेंड, एबीजी में। जब हम मैं बताऊं, एनक्लेक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ये चीजें हैं इस प्रकार कंट्रोल होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि कंट्रोल कौन करता है, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो यहाँ फर्स्ट हेडिंग डालें हम, रेस्पिरेटरी सेंटर। कहाँ होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, हम यहाँ पे बात करें रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें फ्रेंड, तो आपको पता है हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर का नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। क्या नाम है, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर भी है और कार्डियोवेस्कुलर सेंटर भी यहीं पे है, मेडुला ओब्लांगेटा पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी है और कार्डियोवेस्कुलर सेंटर पे। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे नर्व्स का एक क्या पाया जाता है, ग्रुप्स पाया जाता है हमारे ब्रेन में, इस मेडुला ओब्लांगेटा पे, जो क्या बनाता है, इस रेस्पिरेटरी सेंटर एंड कार्डियोवेस्कुलर सेंटर दोनों बनाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर होता है। क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से, इस सेंटर की वजह से जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर रेट में हो और प्रॉपर उसकी डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, किस प्रकार की ब्रीथिंग हो या किस प्रकार उसकी रेट मेंटेन रहे, वो सारा जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। इसी मेडुला ओब्लांगेटा में रहता है, क्या बताया मैंने, रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड 3 ग्रुप्स पाए जाते हैं नर्व के, 3 ग्रुप्स पाए जाते हैं यहाँ पे नर्व के। फर्स्ट ग्रुप की बात करें फ्रेंड, तो एन इंस्पिरेटरी नर्व बोल सकते हो आप, नर्व्स के ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है एन एक्सपिरेटरी नर्व, ठीक है, और एक होता है फ्रेंड यहां पे, एक होता है यहां पे जिसको बोला जाता है न्यूमोटैक्सिक। क्या बोला जाता है फ्रेंड, न्यूमोटैक्सिक सेंटर या न्यूमोटैक्सिक सरफेस। न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिख सकते हो आप, न्यूमोटैक्सिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूमोटैक्सिक एरिया बोल सकते हो, न्यूमोटैक्सिक एरिया लिख दो। क्या लिख दो, एरिया लिख दो, एरिया बेस्ट रहेगा, न्यूमोटैक्सिक एरिया। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे ये जो वाले नर्व है फ्रेंड, ये किसको देखते हैं, इंस्पिरेशन को देखते हैं, एक्सपिरेशन को देखते हैं। और यहां पे जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये किसको देखते हैं, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं कौन, जो 3 ग्रुप है नर्व्स के फ्रेंड, नर्व्स के क्या है, 3 ग्रुप है जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी ब्रीथिंग या हमारे रेस्पिरेशन को। तो यहाँ पे इंस्पिरेटरी नर्व है, इंस्पिरेटरी ग्रुप नर्व के ग्रुप हैं,
दूसरी एक्सपिरेटरी नर्व, तीसरा है न्यूमोटैक्सिक एरिया जो कि ब्रेन में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है फ्रेंड? ब्रेन में ही पाया जाता है न्यूमोटैक्सिक एरिया। तो ये क्या करता है? रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। क्या करता है फ्रेंड? डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। जैसे ही यहां से फ्रेंड मैं आपको बात बताऊं, यहां से जैसे मेंडुला ऑब्लोंगेटा से मोटर नर्व निकलती है, मेंडुला ऑब्लोंगेटा से गई, रेस्पिरेशन का जो काम करता है फ्रेंड, मसल्स होती है, जो नर्व मसल्स होती है, वो कौन कौन सी मसल्स होती है रेस्पिरेशन में? एक तो इंटरकोस्टल मसल, एक होती है डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मेन दो मसल्स यूज होती है हमारे रेस्पिरेशन में, या ब्रीथिंग बोलो, ठीक है फ्रेंड। तो यहां से जैसे मेंडुला ऑब्लोंगेटा से क्या गई? नर्व की इंपल्स गई, मोटार इंपल्स, क्या बोलेंगे इसको? मोटार इंपल्स। जैसे मोटार इंपल्स गई तो वो कहां जाएगी फ्रेंड? वो जाएगी किसके थ्रू जाएगी? फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकोस्टल नर्व। फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व। तो फ्रेनिक नर्व है फ्रेंड, जो फ्रेनिक नर्व है किसको सप्लाई करता है? नर्व सप्लाई करता है। और इंटरकोस्टल नर्व किसको सप्लाई करता है? फ्रेनिक नर्व किसको करेगा फ्रेंड? डायफ्राम को। किसको करेगा पता है आपको? फ्रेनिक नर्व किसको नर्व सप्लाई करता है? डायफ्राम को। और इंटरकोस्टल नर्व इंटरकोस्टल मसल को करेगा। अब जैसे मान लो जैसे ही वहां पे गया तो ये क्या करेगा? फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व ये क्या करेंगे? डायफ्राम को और डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करेंगे फ्रेंड? क्या करेंगे? नर्व सप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से ये रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगे। रेस्पिरेशन को क्या करेंगे फ्रेंड? स्टिमुलेट करेंगे। तो यहां पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। अगर डायफ्राम को ये नर्व कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, खास करके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड? इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन होगा, कैसे होगा? जैसे डायफ्राम यो रहता है, डोम शेप रहता है फ्रेंड, डायफ्राम जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा ये होगा, तो चेस्ट कैविटी का स्पेस या वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर अंदर लंग्स में घुसेगी, ठीक है, इंस्पिरेशन होगा। उसी प्रकार जैसे इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो चेस्ट कैविटी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जाएगी, जिससे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी। चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होने से इंस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड? इंस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से लंग्स में एयर जाएगी, ठीक है, CO2 जाएगी। क्या जाएगी? ऑक्सीजन सप्लाई होगी। और इसी का उल्टा, जैसे डायफ्राम रिलैक्स होगा और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी तो एक्सपिरेशन होगा। क्या होगा फ्रेंड? एक्सपिरेशन होगा। इस प्रकार ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा या रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। ये तो साहब वहां से आ गई ऊपर से बात है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ऊपर से आई, अब नीचे से मान लो पेरिफ्री की भी बात करें, जैसे मान लो यहां भी तो कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ना। जैसे मान लो ब्लड में CO2 बढ़ गई, ठीक है, ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ गई तो ये क्या करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। बट रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कब करेगा? जब इसको इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। तो इसको जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है फ्रेंड, वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? वो पहुंचाई जाती है फ्रेंड कीमो रिसेप्टर के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? कीमो रिसेप्टर के द्वारा। तो कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं फ्रेंड? एक तरह से केमिकल होते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर केमिकल्स होते हैं एक तरह से। ये क्या करते हैं फ्रेंड? खास करके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ऑर्गन्स बोल सकते हो, एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे ही कोई भी केमिकल चेंजेज होता है, जैसे CO2 और O2 या ब्लड में ऑक्सीजन, CO2 एंड ब्लड में कोई भी केमिकल चेंजेज होता है तो ये क्या करते हैं? अपने आप से स्टिमुलेट होते हैं। ये एक तरह से क्या होते हैं?
स्पेशली नर्व सेल भी होते हैं फ्रेंड। एक तरह से क्या बोल सकते हो आप इनको, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल भी बोल सकते हो आप। एक तरह से नर्व सेल नर्व की तरह काम करते हैं। ये अपनी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। और हाँ, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रली एंड पेरिफेरी। और ये कहां पे पाए जाते हैं फ्रेंड, हमारे ब्लड में। कहां पे पाए जाते हैं हमारे, एक तरह से ये यूं सोचो कि ऑक्सीजन, जो ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 है, और CSF में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो हमारे ब्रेन से पूरी स्पाइनल कॉर्ड में बहता है, उसमें कोई चेंजेज होता है तो ये अपने आप रेस्पॉन्ड करता है और इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाता है, मेंडुला ऑब्लोंगेटा पे, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे कीमोरिसेप्टर की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, कीमोरिसेप्टर की। ये मिटा दूं ना मैं। अब हम बात करेंगे कीमोरिसेप्टर की, ठीक है फ्रेंड। यहां पे अब हम बात करेंगे कीमोरिसेप्टर की। क्या होते हैं कीमोरिसेप्टर और किस प्रकार ये हमारे रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं या किस प्रकार रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है फ्रेंड। कीमोरिसेप्टर कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं फ्रेंड। कीमोरिसेप्टर सबसे पहले तो एक तरह के क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होती है ये एक तरह से। और क्या होते हैं ये, तो केमिकल होते हैं, केमिकल, एक तरह से केमिकल्स होते हैं ये। CO2 CO2 एंड CSF एंड ब्लड में कोई भी चेंजेज होता है फ्रेंड, कोई भी चेंजेज होता है तो ये क्या करते हैं, ये रेस्पोंड करते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। ये क्या होते हैं फ्रेंड, स्टिमुलेट होते हैं, रेस्पोंड करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यहां पे इसकी बात करें फ्रेंड, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रली कीमोरिसेप्टर, सेंट्रली कीमोरिसेप्टर होता है। एक होता है पेरिफेरी कीमोरिसेप्टर। एक होता है सेंट्रली या सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एक होता है फ्रेंड सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एक होता है पेरिफेरी या पेरिफेरल। यूं बोलो यार, सेंट्रली नहीं बोलो, सेंट्रली बोल दो उसको, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं फ्रेंड, ये कहां पे पाए जाते हैं, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, ये मेंडुला ओब्लंगेटा की सरफेस पे पाए जाते हैं। सरफेस ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा, ये कहां पे पाए जाते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा की सरफेस पे, और CSF से ढके हुए होते हैं। किससे ढके होते हैं फ्रेंड, CSF से ढके होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ढके होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहां पाए जाते हैं फ्रेंड, सरफेस ऑफ द मेडुला ओब्लंगेटा, इसमें पाए जाते हैं। और CSF से ये क्या होते हैं, CSF से ढके हुए होते हैं, CSF के अंदर होते हैं, एक तरह से यूं सोचो कीमोरिसेप्टर, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, ये कब रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे मान लो फ्रेंड ब्लड में थोड़ी सी भी CO2 बढ़ जाए, जो नॉर्मल रेंज है, जिसे थोड़ी सी भी यानी हाइपरकेपनिया बोलेंगे जिसको, ब्लड में CO2 बढ़ना, खास करके आर्टीरियल ब्लड में। जैसे आर्टीरियल ब्लड में CO2 बढ़ी या CSF में CO2 बढ़ी तो ये क्या करते हैं, अपने आप स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट होते ही ये क्या करते हैं फ्रेंड, अपनी जो इंफॉर्मेशन है मेडुला ऑब्लंगेटा में देते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा तक ये क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जैसे मेडुला ऑब्लंगेटा में अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं
तो वो क्या करते हैं, मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ जाएगी, यानी ब्रीथिंग की डेप्थ बढ़ जाएगी। डेप्थ बढ़ेगी तो फ्रेंड एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन फास्ट होगा, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन फास्ट होगा, इंस्पिरेशन फास्ट होगा तो CO2 जाएगी, एक्सपिरेशन फास्ट होगा तो CO2 बाहर निकलेगी। जो CO2 बढ़ी हुई है हमारे ब्लड में वो जल्दी से बाहर निकलेगी, इन्वायरमेंट में जाएगी, और वहां पे जो आर्टेरियल ब्लड में जो CO2 बढ़ी है उसका लेवल कम हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा। इस प्रकार जैसे CO2 बढ़ती है तो ये क्या करता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है फिर रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। इसी का उल्टा सोच लो आप, जैसे कि यहां पे CO2 बढ़ी थी ना, यहां पे CO2 बढ़ी थी, यहां पे क्या हुआ था, CO2 PCO2 लिख दो, ये बढ़ी थी तो स्टिमुलेशन। अगर मान लो O2 कम हो गई, ऑक्सीजन लेवल, यानी इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सेमिया, 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 क्या बोलेंगे इसको, हाइपोक्सेमिया, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया भी बोल सकते हैं फ्रेंड, हाइपोक्सिया भी बोल सकते हैं इसको, हाइपोक्सीमिया भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे क्या होगा, सेम वही पैटर्न, जैसे थोड़ी सी भी मात्रा अगर कम होगी ऑक्सीजन की ब्लड में, PO2 की, तो वैसे ही वो क्या करेगा, मेंडुला ऑब्लांगेटा, फिर वापस वही प्रोसेस रहेगा, मेंडुला ऑब्लांगेटा तक नर्व इंपल्स जाएगी, नर्व इंपल्स की वजह से फिर वही फ्रेनिक नर्व में इंटरकोस्टल नर्व, मतलब फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व क्या करेगी, वही अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वही रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। दूसरी हम बात करें पेरिफेरी कीमोरिसेप्टर, कहां पाए जाते हैं पेरिफेरी कीमोरिसेप्टर। जो पेरिफेरी कीमोरिसेप्टर हैं फ्रेंड, ये पाए जाते हैं हमारे आर्च ऑफ एओर्टा पे, आर्च ऑफ एओर्टा, एंड पाए जाते हैं कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, एक तो फ्रेंड आर्च ऑफ एओर्टा में पाए जाते हैं और कैरोटिड आर्टरी में पाए जाते हैं, यानी कि आर्टेरियल ब्लड के आसपास ही रहते हैं। देखो यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा में क्या बहेगा, आर्टेरियल ब्लड, और कैरोटिड आर्टरी में भी आर्टेरियल ब्लड बहेगा। अब यहां पे भी ऐसा होता है फ्रेंड, यहां पे भी ऐसा होता है। और एक बात बता दूं फ्रेंड, रिसेप्टर है ना, ये जो कीमो रिसेप्टर, खास करके पेरिफेरी कीमो रिसेप्टर, ये ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक सेंसिटिव है। जैसे ही थोड़ी सी भी CO2 बढ़ जाएगी ना ब्लड में, ये अपने आप रेस्पॉन्ड करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन इस मेंडुला ऑब्लांगेटा तक पहुंचाएंगे। यहां पे देखो, ये राजा है एक तरह से, मेंडुला ऑब्लांगेटा बैठा है वहां पे ब्रेन पे, और ये कीमोरिसेप्टर बैठा रखे हैं नीचे। कोई भी दिक्कत हो इंफॉर्मेशन दो, फिर ये छोटे छोटे नर्व सैनिक भेजेंगे, जो नर्व की इंपल्स है वो सैनिक भेजेंगे, तो फिर जाके वो उनको स्टिमुलेट करेंगे, चलो सांस लिया जाए जोर से। फ्रेनिक नर्व बोलेगी डायफ्राम को कि भाई कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस प्रकार से शानदार सिस्टम है ये फ्रेंड। तो यहाँ पे ये कहां पाए जाते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आर्च ऑफ एओर्टा पे पाए जाते हैं फ्रेंड, और कैरोटिड आर्टरी पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, मैंने बताया ये CO2 के प्रति अधिक सेंसिटिव है। यहां पे भी जैसे मान लो ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में जैसे CO2 बढ़ती है, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट होते हैं या रेस्पॉन्ड करते हैं, और ये अपनी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा, एक तो वेगस नर्व के द्वारा, वेगस नर्व 10th क्रेनियल प्लस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, कौन सी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, एक तो वेगस नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा जो इंपल्स जाती है फ्रेंड, वो कहां आ जाती है, मेंडुला ऑब्लांगेटा पे। इस मेंडुला ऑब्लांगेटा में इंफॉर्मेशन वापस कहां पे आती है, मेंडुला ऑब्लांगेटा पे। यहां से जैसे ही CO2 बढ़ी,
तो ये क्या करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, वही रेस्पिरेशन को क्या करेगा फ्रेंड, रेस्पिरेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। रेस्पिरेशन को क्या करेगा फ्रेंड, स्टिमुलेट करेगा। रेस्पिरेशन को क्या करेगा फ्रेंड, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। इसमें ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे आप मैंने बताया थोड़ी देर पहले ABG में, आर्टीरियल ब्लड गैस, क्या होता है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक है। इसमें जैसे मान लो ब्लड में CO2 बढ़ती है ना, CO2 बढ़ी मान लो, जैसे CO2 बढ़ती है ना फ्रेंड, CO2 बढ़ेगी तो एसिड बढ़ता है, क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो एसिड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा फ्रेंड, एसिड बढ़ेगा। एसिड क्या होगा, एसिड बढ़ेगा। और आपको पता है pH 1 से 6 तक एसिडिक होती है, यहां पे साथ में न्यूट्रल, एंड 7 से 14 तक क्या होती है, बेसिक। तो जितना इधर जाएंगे तो एसिड बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड, एसिड क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड, एसिड बढ़ रहा है तो एसिड बढ़ेगा तो यूं जाएंगे अपन, ठीक है। इधर एसिड कम होगा तो बेसिक की तरह जाएंगे। एसिड कम हो रहा है तो एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है ना, तो pH क्या होगी, एसिड कब बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा एसिड। तो एसिड ऐसे बढ़ रहा है तो pH इधर जा रहे तो क्या हो रही है, एसिड बढ़ रहा है तो pH क्या होगी फ्रेंड, कम हो रही है, pH कम होगी। एसिड बढ़ रहा है, pH कम होगी, तो यहां पे क्या होगा, एसिडोसिस हो सकता है। एसिड बढ़ रहा है ब्लड में बढ़ रहा है एसिड, ब्लड में एसिड बढ़ रहा है और pH कम हो रही है, ब्लड की pH कम हो रही है। एसिड बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है फ्रेंड, CO2 बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रही है, CO2 बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। इसकी वजह से भी फिर क्या होता है, CO2 बढ़ रही तो कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रेस्पॉन्ड करेंगे तो वही प्रोसेस रहेगा। यहां पे आएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा फ्रेंड, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा, फास्टली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करेगा, खास करके एक्सपिरेशन करेगा, जिससे CO2 बाहर एक्सपेल की जा सके ब्लड से। उस प्रकार जो pH है वो मेंटेन रहती है, एसिड मेंटेन रहता है हमारे ब्लड का, ठीक है, इस प्रकार रहता है। और ऑक्सीजन और CO2 की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एक्सरसाइज, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, यहां पे हम बस तो थोड़ी सी क्लास बची फ्रेंड। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रेंड रेस्पिरेशन में क्या फर्क पड़ेगा, या एक्सरसाइज का रेस्पिरेशन से क्या संबंध है, वो सारी हम इसमें बात करेंगे। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन किस प्रकार अफेक्ट होता है, वो भी हम यहाँ इस क्लास में बात करेंगे। और फ्रेंड कमेंट करके नहीं बताते आप यार, कहां से देखते हो यार, कहां से देख रहे हो आप, ठीक है, कमेंट करके बताओ कि मैं इस स्टेट से देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेशन। एक्सरसाइज का रेस्पिरेशन से क्या संबंध है, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो फ्रेंड, आपको पता है जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है, ब्रीथिंग की डेप्थ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जैसे मान लो आप कोई मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल की एक्सरसाइज करोगे तो जिस मसल की एक्सरसाइज करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी फ्रेंड, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड, CO2 बढ़ेगी, CO2 का फॉर्मेशन होगा ना वेस्ट। जैसे मैंने बताया था फ्रेंड, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो सबसे ज्यादा CO2 बनती है, ठीक है, CO2 बनेगी। और यहां पे इस मसल्स को क्या किसकी जरूरत है फ्रेंड, इसकी एक्सरसाइज, इस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, ठीक है।
ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है और CO2 भी बहुत बन रहा है यहाँ पे। जब इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म किया यहाँ इस मसल्स के एक्सरसाइज के लिए, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो CO2 भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, इसमें CO2 बढ़ गया और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, CO2 बढ़ गया, तो फिर वही सिस्टम रहेगा फ्रेंड, मेंडुला ऑब्लांगेटा तक इंफॉर्मेशन जाएगी, इंफॉर्मेशन जाके फिर वो मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करके फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी और डेप्थ बढ़ जाएगी ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग की क्या बढ़ जाएगी फ्रेंड, डेप्थ बढ़ जाएगी ब्रीथिंग की। फिर क्या होगा, जैसे आपको पता है ना फ्रेंड, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा फ्रेंड, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तब भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। कौन सा वाला, ये रेट बढ़ने वाला। जैसे आप एक्सरसाइज की मान लो आपने एक तरह से दौड़ लगाई, मान लो दौड़ लगाने के बाद दौड़ खत्म करके आप रुक गए, रुकने के बाद भी बहुत सारी देर तक आप में क्या होता, आप क्या करते हो, जोर जोर से हाँफते हो। ये क्या है, ये वही मेंडुला ऑब्लांगेटा नर्व इंपल्स दे रहा है कि अभी हाँ CO2 बढ़ा हुआ है। CO2 जो मसल्स ने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की तो वो ब्लड में क्या होगी, CO2 बढ़ गई। उस CO2 को निकालने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां मसल्स को। जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस मसल को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है और वहां CO2 भी बढ़ रही है, तो CO2 को निकालना है, ऑक्सीजन को ले जाना है, तो फास्ट काम करना पड़ेगा, जब जाके मेंटेन होगा। तो वो क्या करता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, जो CO2 को फास्टली बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। तो ये प्रोसेस फ्रेंड जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तब तक चलता रहता है, तब तक भी चलता रहता है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेशन में यह संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे कुछ फैक्ट, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता दूं यहां पे। जैसे एक होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना फ्रेंड, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर कहां का बढ़ता है, कब बढ़ता है, या तो उस जगह में या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती तब। क्या होता है फ्रेंड, टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वही मैंने बताया भी, CO2 बढ़ेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो फिर वही मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा, रेस्पिरेशन बढ़ाएगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेस्पिरेशन बढ़ता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे टेम्परेचर हो गया। दूसरा, जब हम स्वॉलोविंग करते हैं यानी निगलते हैं, भोजन निगलते हैं, तब क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल फंड है कि भाई अगर आप जोर जोर से सांस लेोगे तो आप खा रहे भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, तो जो फूड पार्टिकल्स है आपके लंग्स में जा सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब स्वॉलोविंग होती है तब रेस्पिरेशन कम हो जाता है। दूसरा, जब आप बात कर रहे हो या खांस रहे हो, छींक रहे हो, तब भी क्या है, एक तरह से रेस्पिरेशन रुक जाता है। तब भी क्या होता है, रेस्पिरेशन रुक जाता है, रेस्पिरेशन रुक जाता है। और फ्रेंड, जो एक्सरसाइज में मैंने बताया था आपको, एसेसरी मसल्स वो भी यहाँ यूज होती है। एसेसरी मसल जैसे एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनिस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, ये जब फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल काम आती है, और जब एक्सपिरेशन करते हैं फोर्सफुली तो ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स काम में आती है। तो इनका भी योगदान होता है, तो इनको भी क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और CO2 बहुत बढ़ता है। तो फ्रेंड, ये है आज का कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, और आज हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट। कोई भी डाउट हो, जब भी मौका मिलेगा फ्रेंड, मैं क्या करूंगा, MCQ टाइप क्वेश्चन करा दूंगा। फ्रेंड, कीमो रिसेप्टर की बात की तो कीमो रिसेप्टर मैंने बताया था कार्डियोवेस्कुलर में भी ये इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है ये। जैसे ही ये क्या करता है, वेजो कॉन्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वेजो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। डायलेट करेगा तो क्या है, जिसे मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है
तो डायलेट कर देता है, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम है तो कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिससे क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कौन करता है? कीमोरिसेप्टर करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी क्लास आज की। तो फ्रेंड यार जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सबसे पहले तो यार, है ना। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कौन सा सिस्टम लेके आएंगे। जो भी लेके आऊंगा मैं बता दूंगा। और हाँ, एनक्लेक्स की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, शायद नेक्स्ट क्लास एनक्लेक्स की आ जाए। ठीक है, उसमें क्या करूंगा मैं, ऐसे प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, जैसे सिस्टम की प्लेलिस्ट अलग है तो आप देख सकते हो, जैसे जिस सिस्टम की प्लेलिस्ट है उसमें जाके सारे वीडियो देख सकते हो। जैसे मैं कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा एनक्लेक्स की, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, फिर उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड, तो यार जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जितना हो सके